चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर अब जींद से प्रस्थान कर चुका है। चुनावी साल है, ऐसे में ये सफर बेहद कठिन भी रहने वाला है और साथ ही कई अग्नि परीक्षाओं से होकर भी गुजरेगा और हो सकता है कि कई सियासी बवंडरों का सामना भी आपको इस सफर में करना पड़े, क्योंकि जिन सवालों से आमना सामना आपका होगा वो सवाल भी इन रास्तों की तरह काफी उबड़-खाबड़ रहने वाले हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सहयात्रियों का भी खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य होंगे, यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली तक पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने क्षेत्र के मतदाताओं से इस पर मोहर लगानी होगी। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आपकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। लगातार सवारियां चढ़ाते उतारते हम पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। बोर्डिंग पास चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का तो हम दे रहे हैं, लेकिन अभी आपको अंजलि बता रही थी कि इस बस में सिर्फ सवारी के लिए वो मान्य है। लेकिन अगर चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचना है तो जाहिर है आपको आपके अपने इलाके के मतदाताओं से इस पे मोहर लगवानी होगी। अब 2024 में 2 बड़ी लड़ाइयाँ होनी है, एक दिल्ली के लिए, दूसरा चंडीगढ़ के लिए। और हर फौज, हर महकमे, जितने चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, आप हो, जेजेपी हो, सब के सब सारी सेनाएं तैयार हैं, रणबांकुरे मैदान में हैं। और इधर हमने बस गैराज में लगाया और उधर चुनाव घोषित हुआ। आज जहां हम पहुंचे हैं, कहते हैं ये हरियाणा का दिल है और पांडु पिंडारा एक जगह है जहां लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में हुई थी, लेकिन जो पिंड दान करने जब पांडव पहुंचे तो वो जगह पांडु पिंडारा है। ये वो धरती है और राजनीतिक तौर पर सबसे एग्रेसिव जो इलाके हैं उनमें जींद शायद नंबर 1 पे हो। जितने बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, अगर किसी ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, किसी ने पद यात्रा निकाली, वो सब की शुरुआत जींद से ही होती। जींद एक वक्त में दर्जनों मंत्री, सिर्फ यहाँ के नहीं, दिल्ली तक जींद के हुए और जींद का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जींद को जो इंसाफ मिलना चाहिए था और जींद का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, आईएनएलडी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। हम बहुत पीछे अगर नहीं जाएं तो ये 10 साल, अभी पहले 5 साल बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार, उसके बाद फिर जेजेपी के साथ, उसके पहले के 10 साल कांग्रेस के, उसके पहले आईएनएलडी भी यहाँ रह ली। क्या किसी भी पार्टी ने जींद के साथ इंसाफ किया या फिर सिर्फ जींद की धरती का इस्तेमाल किया? यह बांगड़ का इलाका, चाहे वह चौधरी बीरेंद्र सिंह रहे हो या दर्जनों, अगर मैं नाम लूं तो दर्जनों लोग यहाँ से रहे हैं जो चंडीगढ़ और दिल्ली में जिनका दबदबा रहा। लेकिन उसका फायदा जींद को कितना मिला, ये समझने वाली बात होगी। बहरहाल जींद से कई सवारियों ने बोर्डिंग की है, कई पैसेंजर्स हैं। पहले एक बार उनसे आपको परिचय करा, उनका परिचय आपको पहले उनसे परिचित करा दूं।
कांग्रेस की वकालत करने के लिए एमएलए साहब हैं सुभाष गांगुली जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की वकालत जींद से करेंगे कृष्ण मिड्ढा जी, एमएलए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी की वकालत करेंगे अमरजीत डांडा जी, एमएलए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एमएलए का ख्वाब रखने वाली आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी वकालत करेंगी रजनीश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और यंग एंड डायनेमिक उम्मीद लोहान जी INLD से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सत्ता में हैं सर, है ना, पिछले 5 साल आपकी पार्टी की सरकार रही, इस बार ढांडा जी का सहयोग लेना पड़ा तो आपकी गाड़ी चल रही है। हालांकि इंडिपेंडेंट की भी कमी थी नहीं, लेकिन चूंकि आप सत्ता में हैं, अगर आपसे ये सवाल करूं, INLD की सरकार, आप तो उसी घर से आए हैं, आपके पिताजी भी, उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार और अब बीजेपी, 9.5 साल हो गए, उसको 10 मान लीजिए। इन तीनों में सबसे बेहतर कौन हुआ और क्यों हुआ, बिना भाषण, फैक्ट्स एंड फिगर्स और लॉजिक इंटरप्रिटेशन? देखिए, सबसे ज़्यादा बीजेपी ने जो 9 साल का शासन कार्य किया है वो आपके सामने। जैसे कि आपने कहा कि आज तक 1966 के बाद जींद के साथ कोई अच्छा नहीं हुआ, बहुत नेता रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उनका कार्यकाल देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकाल देखिए कि जींद में इन 9 सालों में कितनी तरक्की हुई, कितना काम हुआ, इसको आप देख सकते हैं। मैं आपको वैसे भी बताना चाहता हूं कि 400 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा का पानी भी आने जा रहा है, पैरामेडिकल कॉलेज के लिए भी जगह फाइनल हो चुकी है, इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है और सीवरेज व्यवस्था के लिए भी पैसा आ रहा है। और ये भी कहूँगा कि सुंदर चौक बनाए जा रहे हैं कि आप, और यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा का आधार है उस पर भी लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो उन्होंने ये रीजनल सेंटर था, रीजनल सेंटर को तब्दील कराने में काम मेरे पिताजी ने अहम भूमिका विधानसभा में मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला देकर इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का काम किया। तब मात्र 7 कोर्स थे, आज 27 कोर्स है, जबकि पिछली विधानसभा में मैंने लॉ कॉलेज भी यहाँ पे लाने का काम किया, जो इस सत्र में उम्मीद है कि वो प्रारंभ हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, हासी ब्रांच जो नहर शहर के अंदर से जा रही है उसकी साइड लाइनिंग भी पक्की हो रही है, छठ घाट भी हो रहा है पूजा के। तो इसी प्रकार से जब हम जींद की बात कर रहे हैं तो पूरे जींद जिले की बात कर रहे हैं। सिर्फ जींद कौन सी की बात आपको कर, हाँ, मतलब पूरे जींद जिले का आप वकालत करेंगे बीजेपी की तरफ से, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया, मतलब आपके अनुसार पहले कुछ नहीं हुआ था, जो कुछ हुआ बीजेपी में ही हुआ। देख सकते हैं, मैं कहता हूं जी, आप 1966 से लेके 2009 तक का आप कार्यकाल देख लीजिए। 2014 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है, 24 तक का आप देख सकते हैं कि जींद में कितना विकास हुआ। गांगुली साहब, जींद में एजुकेशन का हब बनाने का जो काम किया वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या हब बना? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाई। हाँ। आज बीजेपी की 10 साल की सरकार, उसमें परमानेंट लेक्चरर तक नहीं ला पाई। 10 साल हो गए, 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन आज हम देखेंगे तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने वाले, जो एकेडमिक जो स्टाफ है, जो हमारे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो 10% भी नहीं है। तो इन्होंने तो जो हुड्डा साहब ने एक नींव रखी थी, उस नींव को आगे बढ़ाने की बजाय उसको पीछे धकेलने का काम किया। 3 कॉलेजेस जींद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार में बने। जुलाना का कॉलेज बना, जींद का गरल कॉलेज बना, सफीदों का गरल कॉलेज बना। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जींद के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बना, जो उससे लगकर दिल्ली से लगकर वाया रोड तक जींद पटियाला जो बॉर्डर तक का जो 4 लेन हाईवे था वो सारा का सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ। और जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या दूसरी पेयजल व्यवस्था या दूसरी व्यवस्थाएं थी, वो सारी की सारी हुड्डा साहब की सरकार में हुई। यदि हम कांग्रेस की सरकार की बात करें, किसान, आज किसान का मुद्दा सबसे उज्ज्वल मुद्दा है। आ जाऊंगा उस पे। हाँ। पहले एक सेगमेंट जरा जींद को तो समझ लें ना। डांडा साहब, आपके लिए तो जींद बड़ा महत्वपूर्ण है, डिप्टी सीएम यहीं से, और भर भर कर वोट दिया था। इनका वाला जो मतलब जींद को INLD का गढ़ माना जाता था एक समय में, इनका वाला सब आपके यहाँ ट्रांसफर हो गया और पिछले चुनाव में भर भर कर वोट दिया। भर भर कर काम हुआ क्या? बराबर जो वोट दिया, जनता ने जो वोट दिए थे, काम के बदले वोट लिए थे हमने। हम आपके काम करें, काम के बीच आपके बीच में आए काम करने के लिए।
आज कॉलेज बनाने की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है, सड़कें बनाने की बात हो रही है। हम तो एक बात कहते हैं, किसान किसने काम किया? मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब ने काम किया। आज जुलाना जनता बताएगी आपको, जींद जिले में बताएं कितनी पाइपलाइन दबाई गई है। किसी गांव में 5 लाइन, किसी गांव में 7 लाइन, कितने वाटर से बने हैं, कितनी सड़कें बनी हैं। जींद से सड़क जाती, राजा वाली सड़क जाती है जींद, 10-12 गांव क्रॉस करती है, पोली लास्ट में जाती है गांव में, वहाँ बन के तैयार हो चुकी है। किसी गांव में ये बताओ किसी में फ्लड का समाधान नहीं हुआ। मेरे 2019 से पहले 24 एकड़ जमीन बर्बाद हुआ थी किसान की। आज 1 एकड़ भी किसान जमीन बर्बाद नहीं है। किसने लिया? गठबंधन सरकार ने काम किया। कितनी सड़कें बनाई। आज गतौली गांव में देखो, गतौली से करसोला रोड नई सड़क बनवाई, गतौली से गढ़वाली बनवाई, गतौली से बुरा डैर बनवाया, गतौली से जजवंती बनवाई। एक अपनी शिवाय से सड़क आती है, लाइन नीचे जो बड़ा सुंदर प्रजाति यहाँ पर आती है जींद में, वो भी कंप्लीट बनने वाली तैयार है। इतनी सड़कें अपने एक देवड़ से है, पौड़ी है, किला जबरगढ़ है, वो भी सड़क नहीं बनने लग रही है। सभी CHC जो डैमेज बिल्डिंग सही बनाने लग रहे हैं, PHC को बना के CHC अपग्रेड करने लग रहे हैं। तो अच्छे काम हुए हैं। जब बीच में जाएं, काम लिए हमने काम करे हैं, लोगों के बीच में हमने वोट देना, ये हमने वादे करे थे, हमने ये वादे पूरे कर दिए। आज कोई वादा ऐसा नहीं है जुलाना जनता जो वादा पूरा नहीं हुआ। जुलाना सबूत बात है, 10 साल उड़सा भी रह गए, पीछे भी राज रहा है, किसी ने कोई सूझबूझ नहीं जुलाना की किसी ने। INLD के समय भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। INLD के समय में भी नहीं हुआ था। अभी SDM वहाँ बैठने लग गया, वहाँ पोस्टिंग भी होगी है। आज जुलाना नीम धरी गई है, काम की विकास की नीम धरी है। आम आदमी पार्टी, रजनीश जी। जी देखिए, शशि रंजन जी मेरे साथ 2 विधायक बैठे हैं गठबंधन सरकार के, और अभी हमारे जींद के विधायक मिड्डा जी ने बात करी जींद के विकास की। तो मैं पूछना चाहूँगी, विकास कहाँ है? विकास ये टूटी सड़कें हैं, जगह जगह पे जींद की सड़कें जर्जर हालत में है। अगर बात करें हम जो अंडरपास, एग्जाम्पल दे के बताइएगा जी, अभी मेरे वाले कार्यक्रम में फैक्ट्स फिगर्स के साथ। अगर सड़कें जर्जर है तो बाय नेम बताइए। बिल्कुल, मैं वही इसके बाद वही आपको बताने जा रही थी। अगर आप मेरी आगे की बात सुनेंगे, अगर आप सबसे पहले रजवाहा जो अंडरपास बना हो उसकी बात करते हैं, सालों से वो रोड देखिए वो बनी ही नहीं है। वो एक बड़ा अजूबा जींद में देखने को मिलेगा, नोट करते चलिएगा। एक अजूबा जींद में देखने को मिलेगा कि वो अंडरपास की जो रोड है, आप देखिए कि आधी रोड तो एक तरफ से तारकोल की बनी हुई है, आधी रोड वो ब्लॉक लगाए गए हैं, मतलब जो बीच में डिवाइडर है, मैंने ऐसा अजूबा कहीं नहीं देखा। और उसके बाद अगर हम अंडरपास से अगर इधर रोहतक रोड की तरफ आते हैं, वही रोड इतनी बुरी हालत में है कि लोग रोज वहाँ पे बाइक वाले गिर गिर के चोट खाते हैं, पानी गंदा पानी वहाँ भरा रहता है। हमारे बीजेपी से चेयरमैन का घर भी वहीं है, उनका अस्पताल भी वहीं है, उसके आगे की रोड देखिए जो बुरी हालत में है। और मैं बात करती हूँ, अगर इधर पटियाला चौक की तरफ आते हैं तो राजा की कोठी से लेकर जुलानी, अगर हम लोग जुलानी की तरफ जाते हैं, अगर ये जो डायरियों वाली रोड है, बुरी तरह से सारी रोड टूटी पड़ी है। और विकास के नाम पे अगर अस्पताल की, जींद के सरकारी अस्पताल की बात करें, आज तक तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन तक भी नहीं आ पाई है, जो एक बेसिक टेस्ट है। बाकी तो बहुत बाद की बातें होती हैं। और अभी हमारे जो जुलाना के विधायक जी बात कर रहे थे कि पाइपलाइनें इन्होंने बिछा दी हैं। आप अपनी एक्सप्रेस वे को लेके चलिए, मैं दिखाती हूँ शादीपुरा गांव में, और उसके साथ में गतौली में, और उसके बाद अगर बुड्ढा खेड़ा की बात करते हैं, उसके बाद अगर हम इनके खुद के खरग राम जी की गाँव की बात करते हैं, सैकड़ों एकड़ जो खेत हैं वो आज भी पानी में डूबी पड़ी है, जमीन पानी में डूबी पड़ी है। और रोड की अगर हम बात करें, आप देखिए सोनिया स्कूल से लेकर नए बस स्टैंड की रोड इतनी बुरी जर्जर हालत में है, वो तो इनसे बन नहीं पाई है। इनके खुद के गांव में आज तक पानी की ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब चुनावी साल आए हैं तो इन्होंने वहाँ पे एक डिग्गी की उद्घाटन किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो डिग्गी कब बनेगी, कब उसमें पानी आएगा, कब जनता को पानी मिलेगा। जवाब आपको देना होगा। उम्मीद लोहान जी। शशि जी, आज आपने ऐसा संयोग रचाया यार, वैसे तो संयोग रचाने माहिर हो आप। इतने भी साथी बैठे हैं, सारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नर्सरी से निकले हुए हैं, तीनों जो हमारे विधायक साथी हैं। और आप कह रहे थे भाई जींद दिल है हरियाणा का। दिल इसलिए है कि ये किसान बहुल इलाका है, और किसान यहाँ का लड़ाका रहे हमेशा से। जब भी अन्याय हुआ है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ाई शुरू की है, जैसा आपने कहा, वो जींद आके बैठे हैं। चाहे 87 का न्याय आंदोलन था, चाहे बंसी लाल का शराबबंदी का था, ये लोग लड़ते हैं। आज ये आपकी बस चल रही है, उधर से किसान चल रहे हैं। बहुत से साथी अभी रेस्ट हाउस में भी खटखट टोल से आए थे। चारों तरफ गांव में 100 रुपए 50 रुपए प्रति एकड़ इकट्ठा किया गया है। किसान का मुद्दा
जहां पूरे देश के लिए है। मैं जींद जिले का योगदान हमेशा इसमें जो पिछला आंदोलन था उसमें भी महत्वपूर्ण रहा है। सिर्फ बिल्डिंगों के ऊपर मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिखने से आपकी ना तो वो यूनिवर्सिटी बनती, ना वो मेडिकल कॉलेज बनता, ना हॉस्पिटल बनता। ये डेटे हैं सारे मेरे सामने। किसी भी सेक्टर में, चाहे आप यूनिवर्सिटी कोई देख लो, चाहे कोई मेडिकल कॉलेज देख लो, चाहे सिविल हॉस्पिटल देख लो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज देख लो, चाहे आप स्कूल देख लो, 50% स्टाफ भी नहीं है, खाली पड़े हैं सब। बिल्डिंग बनाई जा रही है कमीशन खाने के लिए, सिलेक्शन किए नहीं जा रहे। 2 लाख, ये सामने डाटा है, 2 लाख से ऊपर पद खाली हैं। और बेरोजगार कितने हैं। आज जमीन बेच के जींद जिले के आप देखोगे, आप नरवाना जाओगे, आप उचाना जाओगे, जुलाना जाओगे, ऑफिस खुले हुए विदेशों में जानेंगे। जमीन बेच के बच्चे विदेशों में जाने। मैं रोजगार पे आऊंगा, रोजगार और किसान पे आपका जींद पे बात ना करें तो बेमानी होगी। लेकिन ये जो शिकायतें कर रही हैं मैडम, हवाला दे रही हैं एक एक रोड का नाम। देखिए, जो मैडम ने हवाला दिया है, इनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस रोड पे काम चल रहा है, उस रोड पे नाला बन रहा है और रोड को पक्का किया है। वो रोड को पक्का किया है, वो रोड को पक्का किया है। आप सुन करके सुनिए, उस रोड को पक्का किया जा रहा है। जिस डेयरी वाली रोड के लिए इन्होंने कहा है 25 करोड़ रुपए की सड़कें जो यूएलबी की थी उनको कन्वर्ट कर पीडब्ल्यूडी में, बीएंडआर में कन्वर्ट कर उन सड़कों को बनाया जा रहा है। आज चाहे वो ताऊ देवीलाल चौक से लेकर रेलवे फाटक से लेकर चाहे वो रानी तालाब तक की सड़क हो, या वो निरंकारी भवन जो डेयरी वाली रोड कह रहे हैं वहाँ तक का हो। और नाबार्ड से जो ये जुलानी रोड की बात कर रही है, नाबार्ड से वो रोड पक्की हो चुकी है और उसका शिलान्यास हो चुका, उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैडम को शायद पता नहीं है, ये मैडम भी क्या करें, कुछ ना कुछ तो चाहिए। जो काम मैंने गिनवाए उन कामों में आप कमी निकाल के दिखाइए। और जो मैं बोल रहा हूँ उस काम को आप जाकर देखिए। आज से कुछ जो बात ये यूनिवर्सिटी की कर रही है, 27 अगर मान लीजिए 7 कोर्स भूपेंद्र हुड्डा के समय में थे और आज 27 कोर्स हैं, तो उनको चलाने के लिए टीचर भी होंगे, बच्चे पास आउट भी कर रहे होंगे। जींद में पीएचडी भी चल रही है, लॉ कॉलेज जब आने जा रहा है, तो आप इसको ऐसा तो है नहीं कि उनको खाली छोड़ दिया गया कि बच्चे बिना टीचर्स के पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कोई है नहीं ना, ऐसा हो सकता। कुछ सवाल आपसे भी था अमरजीत ढांडा जी। मैडम ने सवाल बताए थे, जुलान रोड की बात थी, उसके 23 करोड़ पे मंजूर हो गए हैं। 7 तारीख को टेंडर चुनावी साल है, जुलान है नहीं साल नहीं, ये नहीं बताया बनाया तो किसी ने देखा नहीं, वहाँ कुछ बना के देखा, कुछ बनने लग रहे हैं, उसका चिड़चिड़ाने लग रहा है। ये कह रहे हैं जुलान जब 152 बना, मिट्टी कहाँ से आई थी? देश केटा साइड से आई थी, जहाँ ऊंचे टिब्बे बने हुए थे। आज वहाँ जुलान 23 करोड़ पे पास हो गए। 2 साल पहले बन जाता और रोड टूट जाता, क्यों? सारे आए हुए हिंगो निकलने थे, इसलिए लेट हुआ था वो, जिसमें 152 बने वहाँ मिट्टी जानी थी। अब 23 करोड़ पे मंजूर हो गए। 7 तारीख का टेंडर है, मार्च में काम शुरू हो जाएगा, 4 लाइन बन जाएगा। जुलाना को एक शहर का दर्जा दिया जाएगा, जहाँ 4 चौक बनेंगे, देवलाल चौक, छोटू राम चौक, अम्बेडकर चौक, परशुराम चौक। जुलाना तहसील बदलना काम करेंगे। ठीक है, मेरा काम तो आपकी बात पहुंचाना है, बाकी तो जनता जनार्दन तय कर लेगी। एक मसला जी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये रोजगार को लेकर के बहुत बात होती है। बीजेपी गवर्नमेंट करती है, कहती है ना खर्ची ना पर्ची, और जब ना खर्ची पर्ची कहती है तो उनका इशारा कांग्रेस की तरफ होता है, उनका इशारा आईएनएलडी की तरफ होता है। रोजगार को लेकर के आप लोग कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं, ये कहते हैं बहुत कुछ हुआ। जितनी बड़ी नौकरियां हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां हैं, चाहे वो एसडीओ लगे हों, चाहे हमारे बीडीपीओ लगे हों, चाहे हमारे दूसरे जितनी भी एचपीएससी की नौकरियां हैं, उसमें 80% से लेकर 95% तक बाहर के लोगों की नियुक्तियां दी जा रही हैं। वो किस पर्ची के तहत दी जा रही हैं, ये मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ। कौन सी पर्ची ऊपर से आती है, आरएसएस से आती है या और बीजेपी की हाईकमान से आती है? जब हरियाणा के लोगों का रोजगार है, उसको दूसरे स्टेटों के बच्चों को, क्या हरियाणा के बच्चे इतने वो हैं कि जितनी हरियाणा की परसेंटेज है उससे 2% हरियाणा का हिस्सा है पूरे भारत में, और जब आईएएस की लिस्ट आती है तो उसमें 10 और 12% हरियाणा के बच्चे आते हैं। तो क्या हरियाणा की नौकरियों में हरियाणा के बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए? तो वहाँ पे लगती 82 पोस्टें, उसमें से 78 बाहर के लगते हैं। जो हमारी की पोस्टें हैं, जितनी भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भरता है, वो सारी की सारी बाहर के लोग भर्ती किए जाएंगे। मेरे साथी की बात कहने की बिल्कुल गलत बात है। अब हमारे हरियाणा के बच्चे भी दूसरी स्टेट्स में जाके क्लियर करते हैं, आप इस बात को मानिए। और जो ये अभी बता रहे हैं, अभी 10,000 नौकरियां निकली हैं,
और मैं ये भी बताना चाहूँगा, अभी जो पीछे 3 जेबीटी टीचर जींद के लगे, जो एचएससी को जिन्होंने क्लियर किया, जो एसडीएम रैंक की नौकरी उसके लिए क्लियर हुए। अभी एक जीवनपुरा गांव आपका सफीदों के अंदर ही जीवनपुर या कुछ ऐसा रामगढ़ कुछ रामनगर गांव है, जिसमें एक बच्चा गरीब परिवार का सिलेक्ट हुआ, वो एसडीएम बनने जा रहा है। इससे ज्यादा क्या होगी? अभी कांग्रेस के एक नेता ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे समय में पर्ची तो चलती थी लेकिन खर्ची नहीं चल रही थी। इस बात को तो तय समय करेगा कि खर्ची भी साथ में चली थी कि नहीं चली थी। या तो ये लोग ये कहें कि बाहर हरियाणा के बच्चे दूसरी स्टेट में क्लियर नहीं करते। ये तो एक लेन देन की बात है कि यहाँ पर आके बच्चे जो टेस्ट देते हैं वो बाहर का आके भी बच्चा क्लियर कर सकता है। हरियाणा का बच्चा जाके यूपी में भी लगता है, दिल्ली में भी लगता है, पंजाब में भी लगता है, वहाँ के भी लगते हैं जो भी, लेकिन पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली। सुबह आपने प्रैक्टिकल, सुबह आपने अपना टेस्ट दिया और शाम को रिजल्ट आ जाता, कोई पर्ची खर्ची का कोई महत्व ही नहीं रहता। पंचायती राज का अपना सिस्टम है, यहाँ बीडीपीओ 7 लगे 7 के 7 बार गए। देखिए बाहर के लगे क्या यूपी के अंदर, आप पहले ये तय करें क्या हरियाणा के बच्चे यूपी में नहीं है, क्या हरियाणा के बच्चे दिल्ली में नहीं है, क्या हरियाणा के बच्चे पंजाब में नहीं है, क्या हरियाणा के बच्चे और स्टेट्स में नहीं है। तब तो आप कहिए कि सिर्फ हरियाणा का बच्चा हरियाणा में रह गया जब बाकी दूसरी स्टेट्स में नहीं है। आप जो भी टेस्ट आते हैं वो हरियाणा के बच्चों को देनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। 10,000 नौकरियां लगातार अभी पीछे हाल में निकली है। कोई भी व्यक्ति ये कहने वाला कोई भी नौकरी निकली है, छोटी या बड़ी कोई भी नौकरी लेके नहीं है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के चुनाव आता है और वो आप लोगों के सामने जब डी ग्रुप की नौकरियां निकालते जब चुनाव आता है। जेजेपी ऐसे है, आपने 75% का वादा किया था। हाँ जी। 2 आपके मैनिफेस्टो में बहुत इंपॉर्टेंट था, एक था 75% नौकरी हरियाणवी को और दूसरा था वो वो पेंशन वाला जो 5,000। लेकिन उस पर मैं आऊँगा बाद में। ये नौकरी वाले पे बताइए। नौकरी वाले पे जी, ये पूरे जुलाना हल्कम है। अब नौकरी लगे इंतजार जो है बच्चे करे हैं, तो हम 300 बच्चे जुलाने के उन्हें पर्ची खर्ची कौन चली उनकी, वो जो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करके बच्चे पास हुए उनको नौकरी लगाया गया। पर्ची खर्चा मामले नहीं, पर्ची खर्चा कांग्रेस राज बोली, या तो सीधा साफ शुरुकरण है। जो बच्चा पढ़ेगा उनको नौकरी लगेगा। धरना दे रहे हैं जिनके नंबर ज्यादा हैं, जो इनकी कटाई है, उनसे हजारों बच्चे वहाँ धरना दे रहे हैं। 10 साल में देख लो जीने कितने बच्चे नौकरी लगे थे। दरवाजा खोल के देख लो, दरवाजा खुल जाएगा। उनको शायद मेरे साथी विधायक को ये नहीं पता, जो ये कमियां बता रहे हैं वो पोर्टल में उनके द्वारा गलती हुई है, जिनकी वजह से उनके नंबरों की वजह से। लेकिन आपने जब अपना फार्म भरा तो आपने फार्म गलत भर दिया, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है। उन्होंने फार्म भरा, उनका पेपर लिया, उनके 54 नंबर आए, कट लगी 47 पे, 6 नंबर का गैप। इतना गफलेबाजी हो रही है पोर्टल में, जानबूझ के गलती करवा के और फिर वो चलती है। जी देखिए, बात कर रहे हैं नौकरियों की। मैं तो ये कह रही हूँ कि हरियाणा, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। और बात कर रहे हैं नौकरियों की, तो हमारे बच्चे, क्या बात हरियाणा के बच्चों में इतना कैलिबर नहीं है कि वो पक्की नौकरियां पा सकें। कौशल योजना के नाम पे उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। सस्ते रेट में उनको, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि हरियाणा सरकार एक मजदूर कर रही है जो पढ़े लिखे बच्चों को, और ग्रुप और सी और डी की नौकरियां दी जा रही है। क्या बात हमारे बच्चों का कैलिबर नहीं है ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियां लेने का? और मुख्यमंत्री जी 10,000 नौकरियों का अभी उन्होंने वादा किया था, कहाँ के लिए? इजराइल के लिए, एक ऐसे क्षेत्र के लिए, एक ऐसे देश के लिए जहाँ युद्ध चल रहा है। क्या मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे युद्ध क्षेत्र में भेजने के लिए खुश होगा जहाँ पे ये भरोसा नहीं कब मिसाइल गिर जाए, कब बम गिर जाए? और उसके अलावा आप एक देखिए, हमारे युवाओं की मजबूरी देखिए कि उन्होंने इजराइल में नौकरी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हरियाणा में भुखमरी से तो अच्छा है इजराइल में गोली खा के मरना। उम्मीद लोहान जी तो भी दिख जाएंगे, मसाले भी दिख जाएंगे। हाँ जी, रोजगार की बात है, जींद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो आप ऑन रिकॉर्ड श्वेत पत्र निकाल लो, जितना चौटाला साहब के 5 साल में रोजगार मिला यहाँ, साल की एवरेज लगाओगे, इतना ना कांग्रेस की सरकार में मिला ना भाजपा की सरकार में मिला। सुभाष जी ठीक कह रहे हैं, सारा जो संस्थान है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे बोर्ड है, चाहे HPSC है, RSS की पर्चियां चल रही हैं, और वो बिठा रखे कि सुशासन प्रहरी। इफ DC जो UPSC पास करके आओ उसमें सुशासन प्रहरी की जरूरत, RSS वाला सिखाएगा उसको। SDM ऑफिस में बैठे हैं, हर सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठे हैं। जींद में तो किसी सुशासन प्रभारी थी, प्रभारी लाई दी वो DCA ने बजा लेगी, DCA ने बजा लेगी। उड़त है लाख रुपए तनख्वाह। आप उनकी क्वालिफिकेशन तो बताओ क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है?
ये झोले ठाए भूखे मरदे अंडे थे RSS साले, वो सारे नौकरियां पे सुशासन प्रभारी के नाम पर लगा दिए। सारे जो अदर स्टेट के हर वो देखो लिस्ट आप आर्मी में जो NDA का टेस्ट होता है, CDS का टेस्ट होता है, हमारी आबादी 1-1.5% है देश की, लेकिन हमारे बच्चे आते हैं 15 से 20%। UPSC का टेस्ट होता है, आबादी 1-1.5% है, 15-20% उसको हमारे बच्चे क्लियर करने लग रहे हैं। स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे 1.5% होते हुए भी मेडल लाते हैं, उसमें से 80% और इनकी लिस्टा में ये दूसरे स्टेटों योग्य उरे कैसे हो गए? जो दूसरे स्टेटों ने लगाने लग रहे हैं, ये इन्होंने तो गुलाम बना दिया दोबारा। इतनी गुलामी तो अंग्रेजों के टाइम नहीं थी जो भाजपा के टाइम थी। और चौटाला साहब का केस बना, आज तक 1 रुपए का लेन देन साबित हुआ हो तो बताओ। उन्होंने जेल काट ली और वो बच्चे नौकरी करने लग रहे हैं और प्रमोशन मिल गया उनको। और ये सारे जो हमारे भाई बैठे तीनों, जब चौटाला साहब जेल में थे, जब नारा लाया कर दे जो सरकार ने कमी है वो बदलनी है, चौटाला साहब के साथ न्याय हुआ है। आज सारा हरियाणा प्रदेश रही, तीनों भाई भी गवाह हैं। अब कोई खर्ची नहीं थी उस टाइम, वहां तो बिल्कुल नौकरी इतनी दी। और किसान को आज तो ट्राली ठाए ना किसान, आपको आएगा मैसेज मोबाइल पर जब बढ़ देंगे, एंट्री पास चाहिए आपको। आपकी सरसम पे इन्होंने 15 मन का 1 एकड़ का जो लगा दिया कर्टेन पे, 15 एकड़ से ऊपर नहीं खरीदेंगे। सरसम वो 40-40 मन की लगी। सरसम फैक्ट्री में बनाएगी, आप मैंने बताओ, आप सुनो हमारी भी। चलिए किसान पे ही शुरू कर लेते हैं अभी। किसान पे करो आप शुरू। चलिए बताइए। चौटाला साहब का टाइम, ये खाद की मार्केटिंग, इनमें तो किसान बैठे पीछे सारे, चाहे बीजेपी का बैठा है, पूछ ले यूरिया के कितने फोन आए इनके द्वारा, यूरिया दिवा दो। DAP का टाइम, DAP दिवा दो, सुभाष भाई बैठे है DAP के लिए। लाठीचार्ज हुए हैं और खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता। फिर बेचन की बात आवे जब ऑनलाइन अप्लाई करो, अनपढ़ किसान ऑनलाइन कैसे करेगा? CHC सेंटर के बाहर 100 किसान बैठे रहो, नंबर नहीं पड़ता। फिर कहते हैं कंप्यूटर फेल हो गया, वाईफाई चला गया, मंडी में नहीं बढ़ने देंगे ट्रालियां ने बिना रजिस्ट्रेशन के। कोई फैक्ट्री में बना है, गेहूं कोई फैक्ट्री में बना है, सरसों कोई फैक्ट्री में बना है, उसको नहीं खरीद रहे। 50 किलो कट्टा तो 45 का कर दिया। वो देख लो, पाछा बोलने लग रहे वो है किसान। अब 40 की बात करने लगे। बताइए। जहाँ तक किसान की बात करते हैं, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 10 साल कांग्रेस की सरकार ने राज किया, चाहे वो सेंटर की बात थी, चाहे वो हरियाणा की बात थी। एक फसल ऐसी है जिसमें हरियाणा MSP फिक्स करता है, गन्ने की फसल। और एक फसल जो पॉपुलर फसल है वो है गेहूं की फसल, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मैं आपको गेहूं के फसल की बात बताऊं, जब 2004-05 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मारी 640 रुपये गेहूं का रेट था, जो 2014-15 में 1450 रुपये हो गया। यदि हम इसकी परसेंटेज देखें तो 126% गन्ने का भाव 10 साल में गेहूं का भाव बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ। इसी प्रकार से हम गन्ने के भाव की बात करें तो 2004-05 में हमने 117 रुपये पे सरकार से मारी थी कांग्रेस पार्टी ने, और 2014-15 में 310 रुपये लेके गए हम। 164% गन्ने का रेट कांग्रेस पार्टी की 9.5 साल की सरकार में बढ़ा। और इस भारतीय जनता पार्टी की जो 6 महीने रह गए उसके नाम का भी इसी में आ गया। 2014-15 में 310 रुपये का गन्ने का रेट इन्होंने इनकी सरकार में था, जो शुरुआत हुई। आज 386 रुपये है। श्रम के चूड़ू पर पानी में डूब के मरने की बात है इस सरकार के लिए। इसने 24% बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी ने 164% बढ़ाया। इसी प्रकार से गेहूं के रेट की बात करें तो 126% कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया और 56% बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया। यह किसान की दुर्गति किस प्रकार से की जा रही है? जिस प्रकार से कीटनाशक दवाई है उसके ऊपर या कोई इक्विपमेंट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। कांग्रेस की सरकार में कोई टैक्स नहीं था। आज 28% GST कीटनाशक दवाई के ऊपर लगाया जा रहा है और किसानों का इक्विपमेंट के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ताजा उदाहरण दिख रहे हैं कि सरकार की तानाशाही किस तरह से दिख रही है। फैक्ट्स फिगर्स के साथ समय कम है। देखिए हमारे अन्नदाताओं पे जब वो अपनी MSP की बात उठा रहे हैं तो लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अपनी तानाशाही पे हमारे अन्नदाता पे रबड़ की गोलियां बरसा रही है, कीलें लगाई जा रही है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और अगर बात करें हमारा हरियाणा का किसान, जो हमारा एक प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो इसमें आप देखिए किसानों की मैंने
अभी बताया था कि सैकड़ों एकड़ फसल जुलाना में ही, हमारे विधायक जी के क्षेत्र में ही सैकड़ों एकड़ फसल कहिए कि खेत ही डूबे पड़े, जिसमें आज एक किला भी बगैर बेचायो, मैं जिम्मेवार, 1 किला बगैर। चलिए आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर ये जवाब दे देंगे। चलिए बताइए, 1 2 3 तीनों को सुना रहे थे। बात नहीं भाई, गेहूं का रेट कितना बचला है? जब हुड्डा साहब उस टाइम में छोड़ के राज गया था, अब जो राज चल रहा है इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? पूछो भाई ना। हाँ 56 आज 2550 रुपए गेहूं है। 50 रुपए रेट है। बाजरा जो इनके कार्यकाल में 700-800 रुपए बिकता था, आज 2500 रुपए बाजरा है। 2500 रुपए बाजरा बड़ी कमाल की बात है। आज हरियाणा का किसान बाजरे की खेती भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात, आपको 72 घंटे के अंदर पोर्टल के माध्यम से 72 घंटे में पोर्टल के बॉर्डर आ गया, 2550 शुरू हो गया। आप ये देखिए पेमेंट जो अप्रैल में हमारे साथी बात कर रहे किसान आज किसान खुश है, पूरा हरियाणा तादाद 72 घंटे अच्छे रे, में किसान सवा लाख की गिरी हो गया, 2550 देंगे कि सवा लाख की गिरी हो गया। और पोर्टल के माध्यम से काम किया जा रहा है। सवा लाख की गिरी हुई किसान की, कहाँ से हुई है? काम किया उनका। पेमेंट आपका ही आज तक 72 घंटे पेमेंट हुई किसान कभी की। 72 घंटे में किसान को पेमेंट नहीं, 72 लाइन में किसान को पेमेंट कोरोना टाइम में आज 2500 रुपए 2500 रुपए बाजरा, 2500 रुपए बाजरा, नहीं 2500 रुपए और हरियाणा का किसान आज बाजरा लगाने का काम कर रहा है। आज हरियाणा किसान पूरा खुश है, अच्छी सब्जियां बढ़ने लग रही है, गन्ना रेट बहुत से बहुत बढ़िया है। ये कह रहे हैं किसानों की हालत चकाचक है। वहन नहीं करता। ये तुम सुन लो भाई, इनका इकट्ठे बोलना है दोनों भाई। ये देखो क्या हो रहा है, कॉलोनियां कट रही है, अवैध कॉलोनी यार दल बदलू लोग से भाई बनू चले जाओ, राजनीति को शशि जी ये वैध नहीं है। लोग जनता बताए कि किसने काम इस करे। साइड में भी देखो, यहाँ इस साइड में भी देखो। हुड्डा साहब बैठे अभी कुछ सभी नहीं तो- था, अभी ये सभी तो बाईपास लोग किसने तो बनाया लगे पता हुए है? हैं। इन्हें श्रमाई से गल लगे, इधर भी बाईपास देखो, का बने। शशि जी, चार शशि जी, चीजें इधर भी लग रही देखो। है। आप आज ये लोग बात ये कर सारी रहे हैं अवैध कॉलोनियां अवैध हैं। कॉलोनियों की बात कर रहे हैं। सबसे अवैध कॉलोनियों सबसे का ज्यादा धंधा अवैध कॉलोनियां कांग्रेस हैं। राज के अंदर हुआ। आज दीन किसान दयाल भाई वो केस भी चल रहे हैं उड़ा पर। और आज ये आप देखो, देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल कांग्रेस के अंदर हुआ। आज हरियाणा प्रदेश का किसान सारा किसान ये बात कौन सी फसल होगी, आपके सामने अच्छे ये बात रेट है। कि दीन किसान दयाल का काम किया। सड़क पे आने की उधर भी देखो, इधर भी देखो। परेशान है तभी से और ये शोर अवैध आ रहा कॉलोनियां है। हैं। बातों को वैध नहीं पलटने है। का काम कर रहे हैं। वैध मेरे नहीं है, साथी ये अवैध भटकने है। का काम कर रहे हैं। जिस विषय पे आप चर्चा करें उसी विषय पे आइए। किसान रास्ते को भटकने की बात कर रहे हैं। किसान, और ये जो जितने लोग हैं- डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि गोलियां चलाई जा रही हैं, वो मैं कहता हूँ कि आप पार्टी के द्वारा वो लोग ये कहने का काम करें, वो लोग एक मिशन के तहत इस काम को करने का काम कर रहे हैं। वो लोग खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। आप किसी को दे सकते देश के अंदर खालिस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो किसान है, किसान करे। इस देश की आज यहाँ प्रदेश का किसान खिलाड़ी होता है, मुझे कोई भी नहीं है। आज आप एक खेती करता है, ये लगा देखो बॉर्डर की रक्षा करता है, किसान का बेटा, एक बात किसान का बताइए, बेटा बॉर्डर की रक्षा करता है। वो कहता है कि किसान गरीब है। किसान का आज बेटा पंजाब देश के लिए मेडल लाता है। किसान किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है। किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है। आज पंजाब का किसान 10-10 लाख रुपए का ट्रैक्टर। एक मिनट सुनिए, आप पार्टी का आप सिस्टम देखिए। आज पंजाब का किसान 10-10 लाख रुपए के ट्रैक्टर के साथ चल रहे हैं। 2-2 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। वो किसान गरीब कहाँ से हो सकता है? और वो मैं कहता हूँ फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ ट्रालियों को खींच रहा है। आप कहते हैं किसान पंजाब का किसान गरीब है। वो खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। मात्र खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। मांग करे सुनता तो कौन किसी ने भी काम में जो काम कराओ ज्यादा बोलेगा, जो काम करो बताएगा क्या क्या काम करे हैं। 1.25 लाख की गिरी है, किसान देश का दाता है। वो खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। वो लोग सभी खालिस्तानी हैं। जो बोलना है बैठ कर। पंजाब के किसान भी हमारे अन्नदाता को खालिस्तानी बताते वो हैं। खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं। किसान का एक बेटा देश की रक्षा करता है। किसान का एक बेटा स्पोर्ट्स में मेडल लाता है। किसान का एक बेटा खेती करता है, देश को अन्न देता है, और उस किसान को खालिस्तान भी बताते हैं। तो वो पंजाब का किसान पाकिस्तान है, देखो आज 4 लाइन रोड है सारे
सका बाईपास बन गए, फ्लाईओवर बन गए। हाँ जी, ये मैंने तो अपना बड़ा रिश्तेदार कह दिया, मैं ही मान जाऊंगा। पार्टी की बात करो, पंजाब का खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं आप। खालिस्तान नहीं है, सरकार के इनके प्रोपेगेंडा लगाया हुआ है। भाई किसान की बात है, रुक जाओ एक बार। किसान की कोई बात कर सके है, उड़ा सुनते तो नहीं, कैमरा मैन बैठेगा ना। तेरे रिश्तेदार तेरी सारी सुनाई, बोलते हैं तेरी सुनाई सारी। देखियो एक तो मान गया, सुभाष भी मान रहे हैं, सारे साथी हैं। भाई रिश्तेदार की मानू मैं, राजनीति नहीं मान, रिश्तेदार ही मानू। अबे सिंह चौटाला ने जो त्याग कराया किसानों के लिए, आज हमारी पार्टी का ये हक है कि हम इस पे बोलना। जो मैं बात कहूंगा, बैठे मिड्डा साहब, कोई भी बात ये विरोध कर दें तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। जहां तक एमएसपी की बात है, आज एमएसपी की लड़ाई चल रही है। 2011 में मोदी साहब ने मांग करी थी सबसे पहले एमएसपी की, बिल्कुल। फिर कर्जा माफी की 2014 में किसी ने वायदा कराया था। आज जो कर्जा माफी की किसान मांग कर रहे हैं वो भी मोदी साहब ने कराया था। स्वामीनाथन आयोग जो कांग्रेस पार्टी के समय में गठित हुआ था, उसको लागू करने का वायदा कराया था, तो किसने कराया था? मोदी साहब ने कराया था। कुछ भी नया नहीं मांग रहा किसान। एमएसपी का पूरा फुल फॉर्म के है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार घोषित करे है वो नहीं देने लग रहे। पायलट गन जो कश्मीर में चला कर दे उग्रवादियों पे। अरे ये खालिस्तान की बात करते हैं, नहीं कहने से कोई खालिस्तानी नहीं होता। आज पंजाब के हमारे भाइयों ने इनने तो जो पाकिस्तान वाले हैं नहीं, रातों रात चुग ले जो उन्हें खालिस्तानी बतावे, ये कच्छाड़े कहीं टोए नहीं पाओगे। आज देश की रक्षा कर रहा है, वो सिख कर रहा है, किसान का बेटा कर रहा है, मजदूर का बेटा कर रहा है। ये देश को लूटने में लगे हुए हैं। और किसान की लड़ाई में मैं मिड्डा साहब को कहूंगा कि इनके पिताजी थे बड़े भले आदमी, ये भी भले आदमी है। 2 बार किसानों ने उनको विधायक बनाया है। आप मेरी किसी बात की जांच कर दे तब मानूंगा मैं आपकी बात को। देखिए 400 करोड़ रुपए की लागत से अपना नरवाना से पानी लाने का काम कर रहा हूँ। 750 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनने का काम कर रहा हूँ। 250 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है। वहीं पे आपको लॉ कॉलेज वगैरह के बारे में बता दिया। पैरा मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। हांसी ब्रांच नहर जो शहरों के बीच लाइन है, उसके साइड लाइनिंग और पूजा घाट बनने जा रहा है। वहीं पर 25 करोड़ रुपए की सड़कें यूएलबी की तब्दील होकर, जो हमारी डॉक्टर साहब कह रही थी, इनको ये मालूम नहीं कि उन्हीं पैसे से उनका काम चल रहा है। वहीं मैं इनको बताना चाहूंगा, गांव शहर को छोड़िए, गांव के अंदर भी पार्क बनने का काम हुआ है। दरियावाला गांव के अंदर, आपका रायचंद वाला गांव के अंदर, खोखरी गांव के अंदर महिला पार्क भी बनने का। और वहीं आपको बात बताना चाहूंगा, 46 कॉलोनियों को अप्रूव कराने का काम भी मैंने किया। मेरे पिताजी ने 60 कॉलोनियां पास करवाई थी, 46 कॉलोनी अभी भी पास हुई हैं। वहीं मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि दो बार भी जींद के अंदर बनने जा रहे हैं। नोनो नेशनल हाईवे आज जींद को क्रॉस करने का काम कर रहे हैं। नोनो नेशनल हाईवे आज जींद को क्रॉस करने का, टच करने का काम कर रहे हैं। वहीं पे मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आप इस बात को लगाइए, चिरायू हरियाणा, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब लोगों के लिए बनाने का काम किया। वहीं 8 करोड़ रुपए की सीवरेज रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। बस स्टैंड बात करते विकास की बात करते, मैं चैलेंज करता हूँ, जब से हरियाणा बना तब से लेकर तब तक, और जब से मेरे पिता का कार्यकाल रहा और आज तक, मैं चैलेंज करता हूँ अगर इतना पैसा कभी जीने। ठीक है, एक अगला विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक भी है। 2019 में है ना, उसके पहले आईएनएलडी का बंटवारा हुआ, एक अलग पार्टी हो गई, एक अलग पार्टी हो गई, और इस इलाके में जेजेपी को भरपूर समर्थन मिला भाई, इलेक्टोरल हिस्ट्री है बिल्कुल। और डिप्टी सीएम भी हो गए, क्योंकि बीजेपी के उतने नंबर्स नहीं आए तो डिप्टी सीएम हो गए। पहले भी बहुत सारे चौधरी रहे। अब हम 2024 में खड़े हैं, जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन है और डिप्टी सीएम इसी जिले से आते हैं। डिप्टी सीएम और जिंद को राजनीतिक तौर पे, विकास के तौर पे कैसे देखते हैं? ये कहते हैं बीजेपी वाले कि जो डेवलपमेंट हुआ मनोहर लाल जी ने करवाया, वो अभी आएगा माइक तो वो कहेंगे जो डेवलपमेंट हुआ डिप्टी सीएम ने करवाया। मैं आपको 4 काम गिनाता हूँ। जिस दिन मैं विधायक बना, पहले सेशन से मैंने उनको उठाना शुरू किया। जींद पानीपत, ये विधायक जी वहाँ होते हैं, कोई सेशन ऐसा मैंने खाली नहीं जाने दिया। जींद पानीपत नेशनल हाईवे को 4 लेनिंग की बात थी, आज तक वो नहीं हुआ। सफीदों में मुख्यमंत्री जी 3 अप्रैल 2022 को गए
और उन्होंने सरेआम सभा में घोषणा की, सपीतों की जनता से तालियां बजवाई कि भाई यहाँ पैरा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। और उनको इस बात का भी पता था कि छोटी मोटी को पॉलिसी में हिच है, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की कि जो पॉलिसी में भी कोई छोटी मोटी को दिक्कत पाई तो भी हम पैरा मेडिकल कॉलेज सपीतों में फिर भी उस पॉलिसी में ढील देकर भी बनाएंगे। इसी प्रकार से हमारा नर्सिंग कॉलेज जो 2019 में पत्थर लगा था, आज जिन 50 ईंटों पे पत्थर लगा था वो 50 ईंट भी नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ नर्सिंग कॉलेज की। सरकार एक मेरा सवाल ये था, साथी का जवाब मैं मेडिकल कॉलेज नॉर्म्स की वजह से तो नहीं जा पाया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ ही पैरामेडिकल आज तक नहीं बन पाया, नॉर्म्स की वजह से नहीं जा पाया। और मेरे साथी जो बात आज कह रहे हैं कि सफीदों से जींद में आ गया, याद करें 1991 का वक्त जब इंडस्ट्रियल एरिया को उठा के IIMT बनाने के जींद में बात करी थी, और उस समय के अंदर वो ले जाकर वहां जाने का काम किया। अब जो दुष्यंत यहाँ से डिप्टी CM है, JJP है, उसने जींद के लिए क्या किया? हमारा तो JJP और बीजेपी और इनका थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। सपीतों में चार कामों को पहले दिन से उठाने लग गया। जींद में कोई काम नहीं हुआ, जुलाने में कोई काम नहीं हुआ, उचाने में कोई काम नहीं हुआ। इस रोड पे हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया। आज परमिंदर ढुलदी भी पास में बैठे, इस रोड पे मिट्टी होती थी, 10 साल तक मिट्टी रही, भाजपा के कार्यकाल में ये रोड बनने का काम। ठीक है, लेकिन ये सेंटर का प्रोजेक्ट है। जींद में मान लिया बीजेपी की बात को बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो ये बीजेपी की वजह से हुआ, मनोहर लाल जी की वजह से हुआ? क्योंकि मैं आपको पता है मैं रिसर्च करता रहता हूँ, जींद के जो भाषण होते हैं छोटे बड़े जितने, वो सब सुनता रहता हूँ। तो ये जींद में जो डेवलपमेंट आपके अनुसार जो भी हुआ वो मनोहर लाल जी की वजह से हुआ या डिप्टी CM की वजह से हुआ? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी, सवाल कठिन हो तो पास कर सकते। एक ही बात है कि सबका साथ सबका विकास। उस साथ के अंदर आज डिप्टी CM हमारे साथ है, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर इस विकास कार्य को करने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जितनी जींद ने तरक्की की आपके सामने है, नोनो नेशनल। आज जो जिस रोड से हम लोग चल रहे हैं या जहां से अपनी बस यात्रा प्रारंभ हुई है, वो भी रेस्ट हाउस भी इसी कार्यकाल में पूरा हुआ। ठीक है, जो विधायक साथी कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM, जींद कैसे याद रखेगा उनको? जींद ऐसी याद, जो जींद में वादे हुए थे ना, जींद में पूरा याद रखा जिसने काम करे हैं। डिप्टी CM साहब ने वोट तो आपको बीजेपी के खिलाफ दिया था लोगों ने, यहाँ हमने लोगों विकास भर के वोट दिया था। विकास के वोट जनता फैसला था। जुलान हल्का विधायक जी बैठे 10 साल विपक्ष में था, विधायक जी बहुत मेहनत करी, काम नहीं हुआ, भी विपक्ष में था। अब के बाद जनता ने फैसला करा राज्य में हिस्सेदारी काम करेंगे। कौन से जनता से पूछा था आपने कि राज्य में आप वोट मांगने के लिए जनता में जाना एक बार? अच्छा, वो बताई, खुश है मेरे को। अच्छा, ठीक है, तो आपको एक के गाँव में कितनी सड़कें बनाई? 30 सड़कें नहीं बनाई, जो 12 आज भी 110 वोट पे। दुष्यंत चौटाला जी का उचाना से जीतना और डिप्टी CM बन जाना, उसका पूरे जींद जिला को फायदा मिला नहीं मिला? जिसको भोंकने आते तो भोंकता रहेगा, उसको फायदा मिल रहा है। जिसको भोंकना नहीं, उसका परमात्मा बुला रखे। भाषा की मर्यादा कह रहे हैं, हमने काम के लिए वोट मांगे, हम काम करके दिखाया। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, भौंकना शब्द पहले वापस लीजिए। वापस ले लिया। हाँ, मेरे पैनल में सर थोड़ी मान मर्यादा रहती है, आप बताइए जी। ये कह रहा हूँ मैं, हमने जनता जो काम बीच में वोट मांगने लगे 2019 में अलग अलग लड़े थे, फिर गठबंधन हो गया, बीजेपी 40 सीट आ गई, 10 सीट हमारी। वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिप्टी CM बन गए, है ना, संयोग था, तो जींद का उसको कितना फायदा मिला, ये मैं दिल के हाथ लगा के जितने साथी बैठे सब से पूछो ईमानदारी से, भगवान ने साक्षी मान के पूछो काम होए नहीं होए, भगवान ने साक्षी मान के पूछो सभी ने काम होए नहीं होए। जींद तो बॉर्डर लगा दिया था, जींद जिले कौन पूछा था जी? ठीक है, देखिए जल्दी से जनता बीजेपी के कुशासन से परेशान थी, तभी उन्होंने शायद कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला एक युवा नेता में ये देखा था शायद वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन क्या हुआ, जनता की वोट लेके जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो मैडम जब आपकी दिल्ली में सरकार आई थी तो जिसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ी थी कांग्रेस, आप उसी के साथ सरकार बना ली थी। देखिए, लेकिन उसमें क्या हुआ था, अपने अरविंद केजरीवाल जी को गलती का एहसास होते उन्होंने तुरंत उस चीज के लिए अपना इस्तीफा भी दे दिया था और अकेले फिर अपने दम पे सरकार भी बनाई थी। और रही बात, अगर आप बात करते हैं विकास तो दिख रहा है ना, एक डिप्टी
डिप्टी सीएम हमारे जिला से है, हमारे एक हल्का से है, जींद जिला के एक हल्का से है, लेकिन विकास तो मैंने अभी गिनाया ना कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं भी हमारे पास सीवरेज की कहीं व्यवस्था नहीं है, और उसके अलावा आवारा पशु की गौशालाओं को आज तक नहीं ये लोग संभाल पाए हैं। हजारों की संख्या में गौधन मैं निकड़ी किसान है जी, किसान ही पूछ लो जी, सड़क टूटेगी बनेगी, मैं निकड़ी किसान ही पूछ लो। आम आदमी पार्टी ये सबसे फेवरेट सवाल है। आप बता दो, अब ये दिल से बोलेंगे, बोलिए माइक दिल से बोलिए, दिल तो छत नहीं है, भगवान साक्षी मान गए। इन सारी हरियाणा की राजनीति का बेरा है। जब यू गठबंधन हुआ वहाँ एक सौदा हुआ, 40 सीट मारी 10 तारीख, जो भी हरियाणा में बनेगा वो 4-1 का रेशो बढ़ेगा, मतलब 5वां हिस्सा हो गया जेजेपी का। चौधरी देवीलाल का पोता जिसने प्रधानमंत्री पद का ठोकर मारी, वो इनके 5वां हिस्से का तो सिर गया सीरी। या पूछो भाई इसमें जींद का मान सम्मान के बच गया जिसने 3 सीट दे दी। फिर आप काम की बात करो, दुष्यंत जी कहते हैं कि मैं 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ले आ, 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट शुरू भी हो रहे होंगे, काम मैं नहीं कहता, कुछ हो रहे होंगे शुरू। जींद में कोई उसमें 20,000 मतलब 5,000 की आई, 4,000 की कोई इंडस्ट्री लगी क्या? जो 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, उचाना में 1200 भी लगे के, वो 75% कहाँ गया जिसके दावे छाती ठोक ठोक के किए जाते थे। और वो बुढ़ापा की जींद में बुढ़े को नहीं गए, वो 51 सौ का भरोसा करा के खर्चा करे बैठे थे, तो 51 सौ रुपया होंगे, रुपये 3,000 मसाण लगे हैं। जींद को तो जो ठगा गया है, जो इसकी असमत के साथ खिलवाड़ हुआ है जींद जिले की, वो दुष्यंत चौटाला ने करने का काम किया है, अपने चौधरी देवलाल की पगड़ी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। बहुत संक्षेप में जवाब दें, ऐसे क्योंकि आरोप आपके ऊपर है, जवाब देना। लोहान साहब मेरा रिश्तेदार भी है, ठीक है, ईश्वर ने पूछ ला चौटाला साहब टीम, अरे आपके बुढ़ापा पेंशन कितनी थी, पेंशन कितनी थी, ठीक है 3,000 पेंशन हो गई। आपके रिश्तेदार होंगे, एक वक्त था जब गाड़ी का एक तरफ से दरवाजा दुष्यंत खोलते थे और दूसरी तरफ से उमेद लोहान खोलते थे। यही बात है, वो भी एक दौर, यही बात है जी। जब ये डिप्टी सीएम साहब ने वादा कराया था भाई हमारी राज मुख्यमंत्री बनेगा 51 सौ रुपये पेंशन करेंगे, राज पूरा नहीं आया, 3,000 होगी, उन्हें पूरा राज आवा 51 भी तो कैसे भी होगी? अरे तो एक आवत तो कैसे हो? देखो सब प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अब ये सोचते हैं अपने घर की सबकी ग्रोथ हो, सब प्रमोशन चाहते हैं, आप भी प्रमोशन चाहते होगे, मैं तो विधायक भी प्रमोशन चाहता होगा, विधायक भी राज में सोचते राज में मिलने बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ। वाले का प्रमोशन कैसे होगा जब तक इनका डिमोशन नहीं हो? ये भाई हमारे सारे साथी हैं, कल न पता किधर जाना पड़ जाएगा, किधर जाना पड़ जाएगा। विधायक जी हमारे साथ थे, हमारे साथ है विधायक जी, ये हमारे साथ थे, ये असली वाली बात है नहीं तो भगवान टेप रेडी करा किसका, ये सुबह से बैठे विपक्ष में बेचारा काम नहीं होए, विधायक जी नेलो में थे काम होए, जब भी काम होया काम होया नहीं, काम करेंगे। हम ये बात कहते हैं बदलने वाले लोग नहीं है, लोग बदलने वाले लोग नहीं है, एक टिकाई तक काम है, लोग बदलने वाले नहीं। आ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमरजीत ढांडा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, असली बात बताने के लिए। असली बात है भैया, 15 दिन के बाद पता नहीं कब कहाँ जाना पड़े। अमरजीत ढांडा जी ने तीनों एमएलए की तरफ से अपनी बात कह दी है। नहीं भैया, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस के पक्के हैं, भागना होगा तो ये भागेंगे जो बोल रहे हैं, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। ठीक अमरजीत ढांडा राजनीति बंद कर सकता है, पार्टी बदले स्वागत, ये भी बताता हूँ मैं, यही सब है, अमरजीत ढांडा राजनीति बंद कर सकता है, दल बदल वाला काम नहीं अपने पास। चलिए देख लेंगे, अरे देख लेंगे, दिल्ली दूर थोड़ी है नहीं, हमने चंडीगढ़ जाना है, हमने चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जींद में सवारियां थी, आपने सुना होगा, और आखिर में आप अमरजीत ढांडा जी ने जो कहा, आज की राजनीति का आखिरी सत्य वही है, ना उसके पहले कुछ है ना उसके बाद कुछ है, पता नहीं कल किसको कहाँ किसके साथ हाथ मिलाना पड़े, कहाँ किसको किसके सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़े। इस राजनीति को जब आप समझ लेंगे, हम और आप जो वोटर हैं, जब तक हम
इनकी इस राजनीति को नहीं समझेंगे तब तक हम मूर्ख बनते रहेंगे। और लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब हम इनकी राजनीति को बहुत अच्छे से समझ लें। अमरजीत ढांडा जी ने हल्के में मुस्कुराते हुए मजाक में ही कहा, लेकिन जो कहा वो आज की कड़वी सच्चाई है। और इस सच्चाई को लोकतंत्र का जो असली मालिक है वोटर, वो जितना जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा। बात देखते हैं 2024 में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।